सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विन मी एजुकेशन। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 9th 10th के साइंस और मैथ्स के बेसिक्स को कवर करेंगे फॉर योर एनएससीजीएस प्रिपरेशन। कल हमने एक पोल डाला था टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप ज्वाइन है तो आपने देखा होगा कि कितने लोगों को दिक्कत आती है 9th 10th के बेसिक्स में बिफोर स्टार्टिंग आउट देयर एनएससीजीएस प्रेप। तो काफ़ी लोगों का उसमें 50% से ज़्यादा लोगों का मेजोरिटी का आंसर आया था यस हमें दिक्कत आती है। तो इस सीरीज से मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, और मैं बता दूं कि इस सीरीज में बिल्कुल एनएससीजीएस रेलेवेंट काम होगा, मतलब जितना मतलब आपको ओलंपियाड्स के काम आता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स की सीरीज है तो मैं बिल्कुल सब्जेक्टिव अच्छी तरीके से, जितना बस आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ें बोर्ड से आगे भी जाएंगी, कुछ का मैं प्रूफ वगैरह नहीं बताऊंगा जो कि ओलंपियाड के लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। ओलंपियाड मतलब यहाँ पे एनएससीजीएस के लिए जो आपको बेसिक्स की ज़रूरत होती है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो क्या, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक आप बनाए 2 4 8 16 32 ऐसे ऐसे करके, अगर आपके पास कोई नंबर्स का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, कोई नंबर्स का ऐसे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है 2 4 8 16 32, तो आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ कोई अगला नंबर लिखने के, जैसे मैंने 8 लिखा तो वो कैसे लिखा, या 16 लिखा तो कैसे लिखा। तो एक सर्टेन रूल फॉलो हो रहा है। जैसे मतलब क्या रूल फॉलो हो रहा है, हर नंबर के बाद इंटू टू हर प्रिसीडिंग टर्म में, मतलब हर पिछले वाले टर्म में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा। ये एक रूल हो गया। ठीक है, कि मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके आगे वाला नंबर बताइए तो आप बता देंगे क्या आएगा 64। अब मैं कहूँ इससे भी आगे नंबर बताओ 128। ठीक है, तो ये क्या है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ये नंबर्स का अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। देखिए यहाँ एक सर्टेन रूल भी फॉलो हो रहा है, टू मल्टीप्लाई इट विद 2। ठीक है, इस सीक्वेंस को कहते क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम सीक्वेंस का, जैसे 2 4। ठीक है, अब 8 नहीं, एक अलग रूल से हम ये सीक्वेंस बना रहे हैं। 6 8 10 12। ये आपका एक और सीक्वेंस है। ये क्या है, इसमें हर टर्म में हम, हर प्रीसीडिंग टर्म में, प्रीसीडिंग मतलब होता है पिछला वाला, सक्सीडिंग होता है आगे वाला। ठीक है, +2 +2। ठीक है, ये एक सर्टेन रूल फॉलो हो रहा है, तो ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आपको सुननी है तो सीक्वेंस मैं लिख देता हूँ, चलिए। सीक्वेंस, अच्छा आप सुन लीजिए, चलिए लिखने में तो बहुत टाइम जाएगा। इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यहाँ नंबर्स का एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे, काफी इजी था। एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि इसके टर्म्स को, जैसे 2 इसका एक टर्म है, ठीक है, 4 इसका एक टर्म है, जो भी इंडिविजुअल नंबर्स आते हैं सीक्वेंस में उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं हमारे टर्म्स, ये सारे, मतलब जो भी इस सीक्वेंस में आ रहे हैं 2 4 8 16 32 64, ये सब उस सीक्वेंस के टर्म्स हैं। और टर्म्स को डिनोट कैसे किया जाता है, टीएन से। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं, nth टर्म, nth टर्म, इसको हम टीएन से डिनोट कर देंगे। ठीक है ना, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसका nth टर्म बताइए, मतलब अगर मैं एक nth टर्म का मतलब समझिए कि एक ऐसा सा एक्सप्रेशन बना दो कि मैं अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन बना दो जिसमें मैं अगर n की वैल्यूज डालता जाऊं तो मेरे पास नंबर आता जाए। जैसे पहले सीक्वेंस के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि nth टर्म है 2 की पावर n। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। क्यों, क्योंकि अब आप इसमें कोई भी वैल्यूज डालेंगे n की तो आपको उस, जैसे मान लीजिए हमने कहाँ तक लिखे हैं, हमने 7 वैल्यूज लिखी हैं। अब किसी को जानना है कि नवा टर्म क्या होगा, तो 2 की पावर 9 कर दीजिए बस। ठीक है, तो उसे अपना वही टर्म मिल जाएगा 512। ठीक है, और किसी को जानना है 8th टर्म तो 256। ठीक है, ये कैसे किया हमने कि बस एक nth टर्म आपको बनाना होता है। nth टर्म का मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम n की वैल्यू डालें तो सीक्वेंस में nth टर्म कौन सा होगा वो हमारे पास निकल के आ जाए। ठीक है, तो उसे हम tn से डिनोट करते हैं। अब ये हो गई हमारी सीक्वेंस की बात। अब सीक्वेंस एंड सीरीज।
ठीक है, तो सीरीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, सीरीज क्या होता है, बहुत इजी, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सीरीज। जैसे अगर आपके पास, इसमें एग्जांपल मुझे नहीं लगता देने की जरूरत है। ठीक है, इसे हम एसएन से डिनोट करते हैं बस। ठीक है, बस ये जानना जरूरी है, इट इज बेसिकली T1 प्लस T2 प्लस टिल टिल Tn। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि Tn, मतलब जरूरी नहीं है कि फाइनाइट सीरीज हो हमारे पास, इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज जैसे हम जीपी में पढ़ते हैं, जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स का हम समेशन लेते हैं। ठीक है, और फाइनाइट सम, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो तो हमारे पास फाइनाइट सीरीज आ जाती है। वो हम आगे चल के चर्चा करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ हमने बेसिक बेसिक बात कर ली कि सीक्वेंस और सीरीज होती क्या है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस लिखा है 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, काफी टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, 19। ठीक है, और भी आगे चलते जाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये एक सीक्वेंस है? क्या ये एक सीक्वेंस है? देखिए, सीक्वेंस तो जरूर है, क्यों? क्योंकि इस पे एक सर्टेन रूल तो फॉलो हो रहा है। रूल क्या है, ये थोड़ा सोचिए वीडियो पॉज करके। तो देखिए, इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है कि ये प्राइम नंबर्स हैं सारे। ठीक है, तो अगर आपको मैं इसके आगे वाला टर्म लिखने को दूं तो भी आप लिख देंगे 23। ठीक है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सर्टेन रूल फॉलो हो रहा है। रूल क्या है कि हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लिखने हैं। तो ये भी एक सीक्वेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, पर मैं अगर आपसे कहूँ कि इसकी मुझे एक जनरल टर्म दे दीजिए, मतलब एक ऐसा आप मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दीजिए कि अगर मैं उसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास वो नंबर, मतलब मान लीजिए मैं कोई भी, आप मुझे टर्म एक्सप्रेशन दे दीजिए जिसमें अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करूं तो मेरा 3 आ जाए, n इज इक्वल टू 3 पुट करूं 5 आ जाए, ऐसे ही हर समय आगे चल के सेटिस्फाई करता रहे वो एक्सप्रेशन हर प्राइम की वैल्यू पर। ठीक है, ऐसा कोई आप मैथमेटिकल फंक्शन डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मुझे नहीं लगता, जहां तक मुझे मैथ्स की नॉलेज है, कि अभी तक ऐसा कोई फंक्शन, मतलब ऐसा कोई जनरल टर्म बन भी पाया है किसी से। ठीक है, दो आई एम नॉट वेरी श्योर, पर हाँ, इसका जनरल टर्म हमारे सिलेबस में तो नहीं है और शायद नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कुछ और एक थोड़ा क्या कहते हैं, सीक्वेंस का भी एक टाइप पढ़ते हैं। ठीक है ना, जिसको हम इस चैप्टर में बेसिकली डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, प्रोग्रेशन। ठीक है ना, प्रोग्रेशन। देखिए, प्रोग्रेशन क्या होता है कि जिसमें हमारे पास एक सर्टेन पैटर्न तो फॉलो हो, प्लस हम उसका हमेशा, वी कैन, प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है। ठीक है, प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है जिसका हम nth टर्म हमेशा लिखता, हमेशा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है कि जो सीक्वेंस हमेशा एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करे और जिसका हम nth टर्म लिख पाए। तो ये जो मैंने आपको लिखवाया प्राइम नंबर्स का ये सीक्वेंस, क्या ये सीक्वेंस है? तो बिल्कुल है। सीक्वेंस क्यों नहीं है, रूल तो फॉलो कर रहा है। पर प्रोग्रेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इसका nth टर्म नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस, बट नॉट अ प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम डिटेल में, चलिए आगे बात करते हैं। वैसे तो 3 प्रोग्रेशन पढ़ने चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहीं खासा काम आता है। तो हम एपी जीपी पढ़ेंगे मोस्टली। ठीक है, जीपी के भी उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें अभी काम आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक, अगले पेज से स्टार्ट। 10th में जो आपका बेसिकली सिलेबस में है, चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। काफी इजी सा क्वेश्चन है, मेरे पास सामने रखा हुआ है बुक में। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, बहुत इजी क्वेश्चन है।
ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, जिसका nth टर्म मैं आपको अभी दे देता हूँ। तो उस nth टर्म में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। ये आपके पास एक वो है, क्या कहते हैं, nth टर्म आपको सीक्वेंस का दिया हुआ है और आपको इसकी पहली 5 टर्म्स निकालनी है। तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो पॉज करके आपने उम्मीद है सॉल्व कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली 5 टर्म्स लिखनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म, ठीक है, जीरो टर्म का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म लिखे तो देखिए 1 प्लस -1 की पावर 1 इज -1, ठीक है। तो यहाँ तो 1 - 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 2 वैल्यू रखते हैं। तो -1 स्क्वायर इज 1, तो 1 + 1 इज 2 एंड 2 × 2 इज 4। तो अगला टर्म हो जाएगा 4। जस्ट अ सेकंड, मैं टेबल लगा लूँ, मेरा आपने देखा होगा डाटा। ओके, तो देखिए अब आ जाते हैं हम थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? -1 की पावर 3 इज -1, तो ये भी हो गया 0। अब आप एक बात देख सकते हैं कि -1 की कोई भी ऑड पावर होगी तो उससे -1 ही बनेगा और 1 - 1 ब्रैकेट के अंदर 0 हो जाएगा, तो n से मल्टीप्लाई करने पे भी 0 ही जाएगा। तो इसका हर ऑड नंबर टर्म, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, ये हमेशा क्या होंगे? 0, ठीक है। फोर्थ पे देख लेते हैं तो 8 बन जाएगा, वो आप डाल सकते हैं, वैल्यू बन जाएगा 2 × 4 इज 8। और फिफ्थ तो हमें पता है क्या होने वाला है? 0। -1 की पावर 5 इज -1, 1 - 1 अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन भी कर लिया इजी सा सीक्वेंस में। अब शुरू करते हैं हमारी जो आज की मेन बात है, अरिथमेटिक, ठीक है। ये एक टाइप का प्रोग्रेशन ही है, प्रोग्रेशन जिसका हम nth टर्म हमेशा लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा नंबर है जिसका एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें अगर हम प्रीसीडिंग नंबर में एक सर्टेन नंबर ऐड करें, तो आपके पास हमेशा एक फिक्स नंबर ऐड करें तो हमारे पास अगला टर्म आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। 2 4 6 8 अभी अभी हमने लिया था ये जब मैं सीक्वेंस समझा रहा था, ठीक है। तो ये जो इसमें आपका क्या रूल, क्या आपको समझ आ रहा है कि हम पिछले नंबर में +2 कर दें, +2 कर दें, +2 कर दें, +2 कर दें, तो हमारे पास क्या बनता जाएगा? अगला टर्म आता जाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच फर्स्ट टर्म इज गिवन, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसमें गिवन होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो मैं इसका आपको जनरल एक वो दे देता हूँ, क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म एपी की हम लिखते हैं ए प्लस जी, a+2d, a+3d एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। जनरल टर्म भी हम इसको आपको बताएंगे क्योंकि प्रोग्रेशन है तो ऑब्वियसली जनरल टर्म डिफाइंड होगी। अब देखिए a+g, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि बस हमें +g करना है, ठीक है, ताकि हमें अगला वाला हमारा नंबर मिलता जाए, ठीक है। डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं। मतलब अगर आपके पास 1 1 1 1 ऐसा भी कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है तो ये भी एपी है, क्यों? क्योंकि इसमें बस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब थोड़ा इसमें टेक्निकलिटी समझ लेते हैं। ये ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ई को क्या बोलते हैं? डी को बोलते हैं हम कॉमन, ठीक है ना। ये हमारे पास, और एक और चीज की एल बोलते हैं हम लास्ट टर्म, एल भी बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, उसका कुछ काम नहीं आता, ठीक है। लेकिन हम इसे अभी तो एल से डिनोट करेंगे। अब देखिए अगर आप कोई भी सीक्वेंस दी हुई है तो आप पता कैसे करेंगे कि ये एक ही है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, ये भी फालतू फर्जी चीज है लेकिन तब भी एक बार पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक प्रोग्रेशन दिया है 6 11 16 21, सीक्वेंस दिया आपको 26, ऐसे करके एक सीक्वेंस दिया। तो आप पता कैसे करेंगे कि ये एपी में है? तो बस सिंपल सी बात है, इसका सक्सेसिव और प्रेडिसेस, मतलब क्या सक्सेसर
डेट से यूज करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि आप अगर प्रेजेंट टर्म और उसके पिछले वाले का डिफरेंस लें तो हमेशा कांस्टेंट रहे। जैसे 11 माइनस 6 5, 16 माइनस 11 5, 21 माइनस 16 5। ठीक है, तो मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम इस जनरल फॉर्म से भी देख सकते हैं, a प्लस जी माइनस ए डी आएगा, a प्लस टू डी माइनस ए प्लस जी डी आएगा। ठीक है, तो ये आपको, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो भी सीक्वेंस भी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। और अगर मैं आपसे इससे कहूँ कि आप इसमें मुझे ए बताइए और डी बताइए, ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है क्लियरली 6, और डी कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है 5। ठीक है, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, 6 1 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 14। तो इसमें आप मुझे ए और डी बता दीजिए। इसमें हमारे पास ए क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 6, और डी कितना है यहाँ पे -5। तो माइनस के आपका मैंने बताया था डी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये हमारे पास समझ आ गया होगा आपको कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ और फालतू चीजें पढ़ लें। फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी मतलब फाइनाइट टर्म्स हो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, जिस एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होती है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ना हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, कुछ ज्यादा इसमें लिखवाने वाली बात है नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कोई कहे कि एपी लिख दीजिए कोई सी, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये आपको पता लग गया होगा, बस ए चाहिए और डी चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो आप उसे कितने भी टर्म्स लिख के दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एक फालतू सा फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमें दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू -0.2, तो आप इसमें मुझे AP के पहले 7 टर्म लिख के दिखा दीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से लिखिए। तो देखिए 1.8, 0.8 कैसे लिखा मैंने, a प्लस ए पहला टर्म होता है, दूसरा क्या होता है a प्लस जी। 1 माइनस 0.2 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, फिर क्या आ जाएगा 0। कितने टर्म हो गए 5, तो -0.2 और फिर -0.4। ऐसे आपको बस लीस्ट इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए कोई भी एपी लिखने के लिए, बस आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता हो। ठीक है, ये हमारी बात हो गई कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, अब एक आध मैं आपको, चलिए पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है इसके। देखिए जनरल टर्म एपी का, अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन की हमने सबसे पहले देखिए डेफिनेशन ही क्या पढ़ी थी, वी कैन ऑलवेज राइट इट्स nth टर्म। तो एपी में हम nth टर्म कैसे लिखेंगे वो आइए पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एपी का nth टर्म, एपी, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी nth टर्म। तो देखिए nth टर्म को हमने क्या कहा था, किससे डिफाइन करेंगे, tn से, an से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एपी के लिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, काफी बेसिक सी चीज है। आप बस इसका अगर जनरल फॉर्म जो हम एपी का लिखते हैं, ये वाला जो मैंने आपको पहले पेज पे बताया था, ए प्लस जी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी ऑब्वियस चीज है। ठीक है, तो ये इससे हमारे पास आ जाता है एपी का nth टर्म। इसमें ए क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है nth टर्म, मतलब मान लीजिए आपसे कोई कहे सेवेंथ टर्म निकालना है तो n हो गया 7। ठीक है, तो n इज नंबर ऑफ टर्म, मतलब टर्म जो आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए कई बार आपसे कहा जाएगा ये तो क्या है कि बिगिनिंग से, मान लीजिए आपसे कोई कहे सेवेंथ टर्म, तो मतलब सेवन टर्म शुरू से, बिगिनिंग से। जैसे आपके पास लिखा है 2 5 8 11 14, तो इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका मुझे जनरल टर्म लिख के दिखा दीजिए, तो an इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस वन। ठीक है, 2 कैसे आया, आपका फर्स्ट टर्म और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, क्या करना होता है, वो वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म, तो 3 3 3 3। ठीक है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, तो इसमें कितना आ रहा है 3। तो ये आ गया हमारे पास कॉमन, वो nth टर्म इज एपी का। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं कोई भी nth टर्म। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इतनी सी एपी है, इसमें आपको कोई थर्ड टर्म पूछ ले, मान लीजिए आपको बस ये जनरल टर्म दिया हुआ है और आपसे कोई थर्ड टर्म पूछ ले,
तो क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 माइनस 1 2 6 8। ठीक है, तो इससे भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपका सही है। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, अगर आपसे यहाँ पे कोई कहे थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग तो कह दिया, अब आपसे कोई कहे फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड के लिए आपके पास दो तरीके हैं। मतलब दो तरीके क्या है, काफी इजी सा मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आपको मान लीजिए आर एच टर्म एंड से, तो क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ 14 टर्म्स की एक एपी है, मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और मुझ आपसे कोई कहे कि आप मुझे एट्थ टर्म फ्रॉम एंड बताइए कौन सा होगा, एट्थ टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो एट्थ हमें क्या पता है कि ये जो हमारे पास जनरल टर्म है ये कहाँ से है, बिगिनिंग से, शुरू से। ठीक है, बिगिनिंग से है, लेकिन ये हमसे एंड से पूछ रहा है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए एट्थ टर्म है शुरू से, तो लोग क्या करेंगे, सिक्स्थ टर्म होगा बिगिनिंग से, मतलब एट्थ टर्म एंड से है तो सिक्स टर्म बिगिनिंग से होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, सेवेंथ टर्म है वो बिगिनिंग से। ठीक है, ये मतलब मेंटल एबिलिटी में ही पढ़ाया जाता है, मतलब ये तो काफी बेसिक सी चीज है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि हो, तो देखिए आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल जो टर्म्स होते हैं, आपको अगर फॉर्मूला रटना है, वैसे तो ये देखिए काफी बेसिक चीज है। जैसे आपके पास लाइन है आपकी, मान लीजिए स्कूल ने असेंबली की लाइन लगाई है, तो उसमें है टोटल आपकी क्लास में 50 बच्चे, आप उसमें 26वें स्थान पर खड़े रहते हैं, आप उसमें 26वें स्थान पर खड़े रहते हैं। ठीक है, आगे से, तो आप पीछे से कौन से स्थान पर है, 25वें। ठीक है, थोड़ी कॉमन सी बात है, आप मतलब अपनी डेली लाइफ से लिंक कर सकते हैं कि ये थोड़ी ऑब्वियस सी चीज है। जैसे आपके पास, मैंने आपको असेंबली का एग्जांपल दिया, तो इसके लिए मैं एक जनरल सा आपके लिए फॉर्मूला भी बना देता हूँ कि टोटल टर्म्स कितने होते हैं, टोटल टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, मतलब टोटल टर्म्स इज इक्वल टू बिगिनिंग से आपकी पोजीशन प्लस एंड से पोजीशन माइनस 1। ठीक है, तो इसमें जैसे आपके पास 14 टोटल टर्म्स थे, 8 प्लस 7 माइनस 1, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी बिगिनिंग से पोजीशन कितनी। पर मैं आपको सही बताऊं तो ये मेथड में, जिसको मान लीजिए थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आपको मान लीजिए एक ऐसी एपी दी हुई है 1 5 9 13 17 21 25 29 33। ठीक है, ये आपको एक एपी दी हुई है। ठीक है, अब आपसे इससे कोई पूछे टेल मी द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, एंडिंग से फोर्थ टर्म, या तो आपको मान लीजिए अगर टोटल 9 टर्म है, 9 टर्म्स है टोटल, और आपसे फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड पूछा है। ठीक है, तो बिगिनिंग से आप कैसे निकाल सकते हैं, मैंने पिछले पेज पे ही फॉर्मूला बताया, 9 इज इक्वल टू 4 प्लस आर माइनस 1। ठीक है, तो मतलब हो गया सिक्स टर्म फ्रॉम एंड, इससे आप सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल टू 6 आएगा। तो मतलब सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कह रहा है, सॉरी सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग पूछना आपसे चाह रहा है, और आप इससे कंफर्म भी कर सकते हैं। देखिए फोर्थ टर्म आपका एंड से कौन सा है, 21, और सिक्स टर्म आपका बिगिनिंग से है 21, तो हमने मतलब फॉर्मूला तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका एक और तरीका है, देखिए फिर तो आप निकाल ही लेंगे सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। देखिए मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ, 1 प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वो वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म, तो 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। एन की भी यहाँ पे वैल्यू हमसे बताई हुई है कि सिक्स टर्म बिगिनिंग से, तो 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 4 20 21। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और सही मैच भी कर रहा है हमारा जो, मतलब ये तो एग्जाम्पल लिया था उससे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एक और तरीका इसे निकालने का, कि मान लीजिए आप अगर यहाँ से भी देखना शुरू करें, उल्टा देखना भी शुरू करें, तो ये भी एक एपी है। ठीक है, बस क्या फर्क है कि इसमें यहाँ जो डी था, कॉमन डिफरेंस था, ये था +4 का, यहाँ क्या हो रहा है -4 का, तो मतलब अगर हम उल्टा देखें तो भी ये एक एपी है। ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस -4 एंड फर्स्ट टर्म 33। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक एपी है। तो अब एपी का इनर टर्म हमें पता ही है, तो बस निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड पूछा है ना हमसे, बहुत बढ़िया। 33 हमारा फर्स्ट टर्म है, अगर हम उल्टी एपी देखना शुरू करें, प्लस फोर्थ टर्म पूछा है ना, तो 4 माइनस 1, और
कॉमन डिफरेंस हमने कितना निकाला था, -4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 1 3 -12, तो ये भी आपके पास 21 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। एक जैसे हम आपके लिए एक और क्वेश्चन निकाल देते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं काफी इजी इजी से। हाँ, ओ एक और पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे 2 क्वेश्चंस की, काफी इजी इजी से क्वेश्चंस हैं, पर हाँ यहाँ पे हम काफी हाई लेवल पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो देखिए, हमसे पूछा है 20th टर्म ऑफ इक्वेंस में नीचे दे रहा हूँ 7 3 -1 +5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये दे देगा, फिर तो आपको इंटीजर टर्म आएगी, आपको इतनी टर्म देनी। चलिए निकालिए, वीडियो पॉज कीजिए। ओके, तो ये आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। अब देखिए, इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट टर्म देखने में तो कोई नहीं, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7। ठीक है, और इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एक बार बताऊं कि ये वाला टर्म माइनस वाला टर्म, 3 - 7 इज -1 इज -5 -1 इज, ठीक है, कैसे निकाल रहा हूँ मैं, 3 - 7 सबका सेम ही आएगा, तभी तो ये एपी है। ठीक है, मतलब सबका डिफरेंस टर्म्स का, सक्सेसिव टर्म्स का सेम ही आएगा, -5 ठीक है, तो सबका सेम आएगा विच इज -2, तो डी आ गया हमारे पास कितना। ठीक है, अब तो बहुत इजी है, क्या करना है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। टी 20 टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म हमें कौन सा दिया है, 7 प्लस n-1, n कितना है 20 -1 इंटू, ये वही फॉर्मूला लगा रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा प्लस n। ठीक है ना, वो देखिए 20 - 1 इज 19, 19 इंटू -4 इज -17। ठीक है, -70 प्लस 7 इज -16। ठीक है, मैंने कोई इंटेंशनली वैल्यू सेट नहीं की। ठीक है, मुझे भी ये क्वेश्चन पीछे मिलता ही है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया -16। चलिए, अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो एंड वाले में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो उसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 6th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, एपी व्यू ही आपको एक 17 14 11 टिल -4। ठीक है, ये आपके पास कुछ टर्म्स है। ठीक है, अब देखिए, इजी सा क्वेश्चन है ये, इसको देखिए दो तरीके। सबसे पहले तो घटिया मेथड M1। ठीक है, इसमें क्या है कि मुझे क्या दिक्कत लगती है, आपको इसमें है ना, एक तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे कितने हैं। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे भी काम आए। हमारे पास nth मतलब लास्ट टर्म कौन सा है, -40। ठीक है, तो अगर हम ये वाला a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएं, तो -40 हमारा रिजल्ट है, और a क्या है 17, फर्स्ट टर्म है 17 प्लस n-1, n हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है क्योंकि लास्ट टर्म है। तो इसका जो nth टर्म होगा, मतलब अगर इसकी वैल्यू आई, कुछ भी आई, x वैल्यू आई, तो मतलब x टर्म सी है सीक्वेंस में, तभी तो ये लास्ट टर्म है। ठीक है, और डिफरेंस यहाँ पे कितना है क्लियरली देखिए, 14 - 17 -3, 11 - 14 -3। ठीक है, तो क्लियरली डिफरेंस हमें दिख रहा है -3। ठीक है, अब देखिए काफी इजी है, -57 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ठीक है, 19 से कटेगा तो n इज इक्वल टू 20, मतलब हमारे पास टोटल 20 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में, और हमें निकालना है 6th टर्म फ्रॉम एंड। तो मतलब बिगिनिंग से कौन सा टर्म है, 20 इज इक्वल टू 6 प्लस r-1, तो r आ गया 15, तो मतलब 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये कैसे निकालेंगे हम अब, 17 प्लस 15 -1 इंटू -3। ठीक है, भाई a प्लस n -1 इंटू डी वाला फॉर्मूला मैं बार बार बताऊंगा नहीं।
ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 माइनस 1 14 माइनस 42। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए खुद से, -25 आंसर आएगा। ठीक है, कैसे, 15 माइनस 1 इज 14 इंटू 3 -42, -42 प्लस 17 इज -25, तो -25 इसका आंसर है हमारे पास। अब देखिए इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जो काफी इजी है हमको, मैंने देख कहा है पेन का, हाँ ये रहा। तो मेथड 2, देखिए हमें एपी दी हुई है, फाइंड 6 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी। ठीक है, तो अगर हम -40 से पिछला वाला टर्म देखें तो क्या होगा, -37। ऐसा हम कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि इसके और इसके बीच में -3 का डिफरेंस है, ये हमें पता ही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस पूरी प्रोग्रेशन के थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, पूरी एपी के दौरान डी तो हमारा कांस्टेंट ही रहता है। तो अगर हम -40 में +3 कर दें तो हमारे पास उसके आगे वाला टर्म आ जाएगा, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस -3 आ रहा था। थोड़ा कॉमन सेंसिकली सोचिए कि, चलिए मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूँ, -3 क्या होगा, -40 कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, चलिए मैं आपको अगले वाले पेज पे लिखूंगा, वरना मिक्स हो जाएंगे। -3 क्या होता है, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, तो मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म x मान लेते हैं उसे, तो x इसको सॉल्व करने से हमारे पास कितना आ जाएगा, -37। ठीक है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि हर टर्म में अगर हम +3 करते जाएं तो हमारे पास उल्टा भी देखे तो भी एक एपी है। ठीक है, तो अब तो बहुत इजी हो गया, हमसे 6 टर्म पूछा है एंड से हमें खुद की एपी मान रहे हैं, तो जिसका -40 फर्स्ट टर्म है। ठीक है, 6 टर्म पूछा है तो 6 - 1 और डी कितना है, +3, क्योंकि उल्टा देख रहे हैं, तो अगर आगे वाली में -3 था, पीछे वाली में +3 हो जाएगा। तो 15 यहाँ भी आंसर आ गया आपके पास -20। ये कितना इजी तरीका है, बस एक लाइन में आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए ये अब हम आते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी पर। ठीक है, कुछ क्या होता है, देखिए फालतू सा थोड़ा फर्जी सा टॉपिक है ये, आप थोड़ा अगर एपी में खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद से भी समझ आएगा, पर ठीक है पढ़ा देते हैं अगर बुक में दिया। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन से ही समझते हैं, ऐसे फालतू में रटने से कोई फायदा नहीं। आपको तीन, एक क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ 3 numbers in AP is -3 and their product, एक सेकेंड, इज मान लेती है 25। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स। ठीक है, नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ऐसे 3 नंबर्स जो एपी में हो, उनका सम हो -3, प्रोडक्ट हो 25। ठीक है, ऐसे हमें नंबर्स निकालने हैं 3। तो देखिए कैसे करेंगे, जस्ट अ सेकंड, पेन ये हमें, ओके। तो देखिए इसमें आप क्या करिए, अगर आप, मैं बता रहा हूँ आपको, चलिए एक बार बिल्कुल मान लेते हैं कि आप एपी बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं और उन्हीं के लिए सीरीज है, तो ठीक है। मेथड 1, ए प्लस डी ए प्लस 2 डी मान लेते हैं हम अपने, जनरल फॉर्म एपी का ऐसे ही मानना होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2 डी, तो वो मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, 3a + 3d। इन तीनों टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है, ये एपी में तो है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी, सम ऑफ 3 नंबर्स इज -3 इज इक्वल टू -3, 3 से काटो तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, a + d इज इक्वल टू -1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी हमें कंडीशन क्या दी हुई है, जस्ट सेकंड मैं इसमें करेक्शन कर दूं वैल्यूज से, आंसर इससे भी आ जाएगा, मतलब जिससे मैं कर रहा हूँ उससे भी आपके पास आंसर तो आ जाएगा, पर हो सकता है थोड़ी दिक्कत रहे, क्योंकि मतलब परफेक्ट आपके पास इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं, प्रोडक्ट इज 24। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट की कंडीशन कैसे लगाएं, ए प्लस जी ए प्लस 2d इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखिए ए प्लस जी की वैल्यू हमारे पास निकल आई है कितनी, -1। तो देखिए मैं ऐसे थोड़ा, मैथ्स तो आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ए प्लस जी की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो -1 24 से काट दिया तो -24 बन गया राइट हैंड साइड में। अब ए इंटू ए प्लस 2d, तो आप ए को क्या लिख सकते हैं, -1 - जी,
कैसे, a प्लस जी माइनस डी लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस जी कितना है हमारे पास, -1 माइनस जी। और a प्लस टू डी को कैसे लिख सकते हैं, -1 प्लस जी। क्यों, क्योंकि a प्लस डी लिख सकते हैं आप उसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि हमें जो दिया हुआ है कि -1 माइनस जी इंटू -1 प्लस जी इज -24। ठीक है, तो आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म देख सकते हैं। तो 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -24। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनी। तो बस इससे सॉल्व करके हमारे पास जी कितना आ रहा है, प्लस माइनस दोनों आएंगे, प्लस माइनस 5। ठीक है, ये तो बहुत ईजी हो गया। प्लस माइनस 5 आ गया, हमें एक इक्वेशन क्या पता है, a प्लस जी इक्वल टू -1। तो बस वैल्यू डाल दीजिए, एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, +5 रखने पे आ जाएंगी -6, -5 रखने पे आ जाएगी माइनस, और आ गई आपके पास 1। ठीक है, देखिए तो -6, अब दो ए पी ऐसी संभव है, क्या क्या, -6, सबसे पहले ए को माइनस देते हैं, कब आया था, जब हमने फाइव किया था, और ये डी। ठीक है, तो -6 पे +5 कीजिए, ए प्लस बी ए प्लस सी करना था, तो -6 1, फिर क्या बन सकता है, 4 -1, 4 -1 और 7। ठीक है, तो देखिए आप इसमें चेक भी कर सकते हैं। सॉरी, आप 6 है, सॉरी। हाँ, तो -6 -1 4, 4 -1 ऐसी आपके पास, ये भी एक तरह से उल्टा सीधे, आप ध्यान से देखिए को अगर आप उल्टा लिख देंगे तो आपके पास ये बन जाए। तो देखिए हमारे पास अगर आपसे एपी है तो हम दो एपी आंसर सकते हैं, या तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सम ऑफ थ्री नंबर से एंड प्रोडक्ट इज 24। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब तो हमारे पास क्या है, थोड़ा सिविलाइज। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ क्या करना है, क्योंकि मैं भी ऐसा कुछ ज्यादा बढ़िया बात नहीं बस। ठीक है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हाँ हाँ हाँ, देखिए क्या करने वाले थे, हाँ, मेथड टू। मेथड टू में हम क्या करेंगे, हमको तीन नंबर्स अपनी इच्छा से सिलेक्ट करने हैं, पर वो एपी में होने चाहिए। तो अगर हम नंबर्स ले लें ए माइनस जी, ए ए प्लस जी, तो वो भी किस में है, ये भी एपी में ही है। इसमें भी जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास बी ही का ही है। बस इसमें फर्क क्या पड़ गया कि हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो क्या हुआ, ए माइनस जी। ठीक है, तो कोई फर्क थोड़ी है तो अभी भी ये एपी ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम काम की बात पे, हमें क्या दिया हुआ था, सम ऑफ थ्री नंबर्स इज -3। तो ए माइनस जी प्लस ए प्लस जी इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1। ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। ठीक है, और फिर हमें दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, -1 माइनस जी -1 इंटू -1 प्लस जी। मैं पिछले पेज पे भी करके दिखा चुका हूँ, मैं फिर से नहीं बता पाऊंगा कि ये -1 माइनस जी कैसे लिख दिया हमने, वो ए माइनस जी था इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 24। तो देखिए आप एक बात घूम फिर के हम कहाँ आ गए, फिर से इसी स्टेप पे आ गए। यही तो हमने आइडेंटिकली लिख दिया है यहाँ पर भी। ठीक है, -1 से मैं दूसरी तरफ काट भी देता हूँ तो -24, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज बन गई। तो बस इसमें हम कुछ करते नहीं है, बस क्या होता है कि इसमें डी से डी कट जाता है तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो ए की वैल्यू -1 आ गई, कितना सुंदर दिख रहा है, जबकि कर हम एसेंशियली यही रहे हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, बस एक चीज आप हमेशा याद रख लीजिए कि जहां भी ये भी मेथड कब काम आता है, जब हमें सम से डील करना हो। ठीक है, सम से डील करते टाइम क्या होता है कि ये डी डी कट जाते हैं, तो हमारे पास ए की एक सुंदर सी वैल्यू बन के आ जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको तीन टर्म सिलेक्ट करने हो तो आइडियली आप ये सिलेक्ट कीजिए।
ठीक है, अगर आपके पास चॉइस है तो आप ये सिलेक्ट कीजिए, उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी जाएगा, पर कुछ खास मेरे हिसाब से तो फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, 3 टर्म सिलेक्ट कर रहे हो तब, 4 टर्म सिलेक्ट कर रहे हो तब आप a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, आप एक पर्पज समझिए। देखिए आप, कई लोग क्या करते हैं कि इसे रटते हैं कि देखिए 3 नंबर हो तो ये करना होता है, 4 नंबर हो तो ये करना होता है, ऐसा कुछ नहीं करना। करना आपको कुल मिला के ऐसा एपी सिलेक्ट करनी है, एपी जरूर होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप अपने मन से नंबर सिलेक्ट करें, ऐसी एपी होनी चाहिए कि उसके जब हम चारों टर्म्स को ऐड करें तो हमारे डी के सारे टर्म्स एक दूसरे से कट जाए। जैसे 4 में हमने ऐसा क्यों लिया, ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी, ताकि जब हम चारों को ऐड करें तो माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी से माइनस जी प्लस जी, तो हमारे पास सिर्फ 4 ए ही बचे ऐड करने में। ठीक है, तो बस यही पर्पज है कि आपको डी सारे काट के खत्म करने हैं। ठीक है, 5 टर्म्स पे आप खुद से अब सॉल्व कीजिए क्या होगा। ठीक है, ए माइनस टू डी, मैं चलिए बता देता हूँ, ए माइनस जी, ए प्लस जी, ए प्लस टू डी। ठीक है, इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस जी का ही है, क्लियरली देख सकते हैं, ए माइनस जी डी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है टू डी का है। ठीक है, और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो भी डी का है। अब आ जाते हैं 6 टर्म्स में, 6 टर्म्स का आप खुद से दिखाइएगा। ठीक है, कोई मतलब ज्यादा उसमें कुछ बढ़िया मैथ्स नहीं लगा रहा हूँ मैं, बस कॉमन सेंस है कि आपको डी के आपस में सारे टर्म्स काट पीट के खत्म करने। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको 6 टर्म सिलेक्ट करने हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक आखिरी टॉपिक ही समझ सकते हैं हम एपी का, तो एटलीस्ट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं इसका डेरिवेशन आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, एस एन मतलब एन टर्म्स का सम, क्या लिख सकते हैं हम, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप एक बात देखिए, इसमें एक और फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अगर आपके पास लिखा हुआ है तो वो क्या है, एल। एल क्या बताया था मैंने टॉपिक के शुरू में, याद किए, जो मैंने कहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्यों, क्योंकि nth टर्म कौन सा है हमारे पास, लास्ट टर्म। एन टर्म्स की अगर हम एपी माने तो एल जो हमारा लास्ट टर्म है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको अगर हम एस एन को थोड़ा एलैबोरेट करें, मतलब एक्सपैंड करें, एक्सपैंड किया थोड़ा कॉमन अलग फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको देखिए एक ब्रैकेट में रख लें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को अलग से, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एसेंशियली है क्या, एल लास्ट टर्म। तो हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ये हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का एक और फॉर्मूला बन गया, या फिर कह दीजिए वही सेम चीज है, बस हमने उसे थोड़ा क्या डेटा के, देखिए इसको यूज कौन सा कब करना है वो आपको डेटा से समझ आ जाएगा। अगर आपके पास लास्ट टर्म बहुत इजीली दिया हुआ है या फिर बहुत इजीली आ रहा है तो आप ए प्लस एल वाला यूज कीजिए, वरना ये तो है ही। ठीक है, अब देखिए एक इस पे इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं, डेरिवेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और मतलब आना भी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब काम तो खासा नहीं आता है, मतलब डेरिवेशन तो काफी काम आता है, पर ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ती है। ठीक है, मैं ये एक एपी लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका सम कैसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस टू डी, ऐसे करते 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 हम चले जाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक। ठीक है, ये हमारे पास एन टर्म्स हो गए एपी के। ठीक है, एक इसका फिर से हम एस लिख लेते हैं, हम पागल हैं, हम फिर से लिखेंगे, तो हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर से वही लिख रहा हूँ मैं, उल्टा लिख दे रहा हूँ बस इस बार। अब देखिए इससे पिछला वाला टर्म कौन सा होगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, यही करना है आपको, और कहां तक जाना है, ए प्लस जी प्लस ए। ठीक है, यही आपको लिखना है, बस उसको हमने थोड़ा क्या है उल्टा करके लिख दिया। जैसे पहला टर्म हमारा इस, अरे देखिए यार कुछ नहीं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो बस हमने उसको उल्टा करके लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको लास्ट में लिख दिया, बस और कोई फर्क हमने किया नहीं है, वही चीज लिखी है, बस उल्टी करके लिख दिया। तो अब इन दोनों सीक्वेंसेस को आप कर दीजिए, वो सॉरी दोनों सीरीज को कर दीजिए आप ऐड, तो हम लिख सकते हैं टू एस बन जाएगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी। ठीक है, फिर देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
अब मजे की बात आप ये देखिए, आप कोई भी दोनों टर्म्स को ऐड कीजिए, इसको भी आप दोनों को ऐड कीजिए, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, a प्लस एन माइनस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास हर दो टर्म्स को ऐड करने पर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनेगा, ठीक है। और ये कितनी बार बनेगा, जितने टर्म्स है उतनी बार बनेगा, तो हमारे पास एन टर्म्स है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, टू एस को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन टाइम्स है, क्योंकि वो सम हमने एन टाइम्स उस नंबर को ऐड किया है। तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो बस अब एस की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी तरफ डिवाइड करके एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ एपी, ठीक है। काफी इजी प्रूफ था, ठीक है। अब चलिए हम बस कुछ नहीं, बस इसका एक आध क्वेश्चन करके सेशन एंड करते हैं, क्योंकि कुछ मतलब ज्यादा मुश्किल इसमें सब में है नहीं, बस वैल्यू पुट करने का आपका काम होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड, कहाँ है भाई, फाइंड 34 प्लस 32 प्लस 30, आपका रूल फॉलो हो रहा है, प्लस 10, ठीक है। मैं आपको अगर ये दूं, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए जरूर। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देखिए कि आपको समझ कैसे आता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। देखिए हमें लास्ट टर्म कौन सा दिया हुआ है, 10, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 34। तो सबसे पहले तो हम टोटल टर्म्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हर फॉर्मूले में n बाई टू तो आ ही रहा है, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स निकालने के लिए हमें ये तो करना ही पड़ेगा। तो जनरल टर्म वाला में एक्सप्रेशन लगाते हैं, 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस वन, और इसमें आपका ये क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, 32 माइनस 34 -2, 30 माइनस 32 -2, तो माइनस, ठीक है। तो -24 12, तो n इज इक्वल टू 13 आना चाहिए, हाँ n इज इक्वल टू हमारे पास 13 आ जाना चाहिए। तो मतलब 13 टर्म है इस टोटल एपी में। अब देखिए कितना आसानी से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, लास्ट टर्म हमें इसमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, बस वैल्यू डाल दो 13/2 और ए प्लस एल, ठीक है। तो 34 प्लस 10 इज 44, 22 से कट जाएगा, 13 इंटू 22 इज 286, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसका जो सम है इस सीक्वेंस का, ये क्या हो जाएगा, 286, ठीक है। इसमें आप देखिए एक और फॉर्मूला हमने जो ऊपर डिराइव भी कर रखा है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी लगा सकते हैं। इसमें आप बस ए की वैल्यू डालिए, डी की वैल्यू डालिए, पर मैंने आपको ए प्लस एल का एक बार करके दिखा दी, क्योंकि मतलब सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। एक अब आपको इंटरेस्टिंग सा थोड़ा क्वेश्चन देते हैं, इंटरेस्टिंग क्या, वो भी बहुत इजी है, पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है, मतलब काम ज्यादा आते हैं, ये कहती है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन एन टेन नहीं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर पता है ना, 1 2 3 4 ये वाले, ठीक है। तो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब इसके लिए आपको क्या करना है, वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही वाला लगाना है हर जगह, एस एन इज इक्वल टू, अब आप देखें पहले तो ये समझिए कि एन नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6, इन सबका हमें सम निकालना है। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक एपी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का इसमें कॉमन डिफरेंस है, काफी इजीली दिख रहा है। तो हम इसका सम कैसे लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है। एन टर्म्स का निकालना है, एन नेचुरल नंबर्स का निकालना है, टू ए कितना है यहाँ पर 1, ए इज इक्वल टू 1 है क्लियरली, और डी भी कितना है 1। तो 2a 2 इंटू ए यानी कि 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन टर्म्स का ही निकालना है, तो एन सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे ऑब्वियसली। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए मैं आपको फाइनल नहीं बता रहा, रिजल्ट निकालते ही है, एन प्लस वन इंटू एन बाई टू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे वही बन जाएगा, -1 चला जाएगा 2 से, तो 1 ही बच जाएगा, एन प्लस वन बाई एन, एन प्लस वन इंटू एन बाई टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये आपका एक काफी काम आने वाला एक्सप्रेशन है, जिसे आपको बिल्कुल याद करके रखना है, ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू।
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज n इंटू एन प्लस 1/2। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही था। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एपी से रिलेटेड नहीं है, पर हाँ आपको मतलब एनएससीजेएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको काम बहुत आएगी। और कुछ मतलब फिजिक्स में तो नहीं पढ़ाया जाता है ये, इसलिए टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मैथ्स में आता हो, मैथ्स आप पढ़ नहीं रहे होते हैं क्योंकि एनएससीजेएस में मैथ्स आ नहीं रही होती है। ठीक है, एक थोड़ी काम की चीज जो आपको काफी हेल्प देगी, जीपी क्या होता है इसका भी थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जीपी जीपी यानी कि होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले हम इसमें एपी की तरह, बस इसके फॉर्मूले थोड़े से मैं बता दूंगा और होता क्या है ये आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए क्या होता है कि आपके पास एक, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में याद कीजिए जब सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ा रहा था तब एक चीज बताई थी। ठीक है, ये एक सीक्वेंस हमने लिखी थी। अब देखिए ये होती है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हर टर्म में मतलब क्या कहते हैं नेबरिंग, मतलब आप आगे वाला टर्म कैसे निकालें इसका रूल क्या है, कोई फिक्स नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़े ताकि आपको नेक्स्ट नंबर मिले। ठीक है, इसका आप जनरल एक्सप्रेशन से अच्छे से समझेंगे। जनरल फॉर्म जीपी की आप क्या लिखते हैं, ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, ये कैसे आया, मतलब इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने ए फर्स्ट टर्म जो उसको ए से डिनोट करते हैं यहाँ भी, उसमें आर का मल्टीप्लाई किया, फिर अगला टर्म के लिए आर से मल्टीप्लाई किया, फिर आर से मल्टीप्लाई किया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये एक तरीके की। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। अब इसका भी मैं आपको जनरल टर्म बता दूं, आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। ए आर एन, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्लियरली। ठीक है, इसमें आप जनरल फॉर्म से भी देख सकते हैं, काफी ऑब्वियस चीज है। अब देखिए जो मैं आपको मतलब काम की बात यहाँ तक क्यों लाया हूँ मैं, इसमें इसमें भी देखिए क्या होता है, ये भी एक तरह से एपी का जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं लगभग लगभग सेम सी थ्योरी हम इसमें भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आपको सिलेक्शन करनी है टर्म्स की तो इसमें आप ए प्लस आर वगैरह नहीं लेंगे, इसमें आप क्या लेंगे, ए बाई आर, ए आर। ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ इसको, आपको ज्यादा मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो काम भी नहीं आएगा। बस फिजिक्स में एक चीज जो आपको बहुत काम आती है, खासकर कोलिजन मोमेंटम इन सब में, प्रोजेक्टाइल में भी, जेई में एक आध दो क्वेश्चन आ रखे हैं, इनफाइनाइट जीपी का यूज उसमें लग जाता है। ठीक है, तो एनएससीजीएस में भी कोलिजन के जब टीचर्स क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें कभी कभी इनफाइनाइट जीपी का यूज आ जाता है, प्रोजेक्टाइल में भी आ जाता है। तो देखिए इनफाइनाइट जीपी क्या होती है, कोई भी ऐसी जीपी जिसका जो हमारे पास मॉड आर है, मॉड आर क्या होता है, आर को यहाँ क्या बोलते हैं मैं बताना भूल गया, कॉमन रेशियो। ठीक है, वहां क्या था, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वहां पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, ये होना चाहिए लेस देन वन। ठीक है, लेस देन वन क्यों होना चाहिए, क्योंकि मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, अगर 1 2 4 8 16 इसमें आर कितना है हमारा 2। ठीक है, तो इसका जो सम है हम निकाल ही नहीं सकते जीपी से, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इसके अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालें तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है। अगर हम देखिए, अब आप एक बात देखिए कि हम इसमें 1/3 1/9 1/27 ऐसी एक सीरीज है, तो इसका सम जो है वो कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट मतलब एक जगह जाके कन्वर्ज कर रहा होता है। ठीक है, वो जो ऊपर हमने लिखा है उसका सम होता है डाइवर्जेंट, वो कन्वर्ज नहीं करता है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते जीपी के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ऐसी सीरीज जो मैंने आपको यहाँ लिखी है इसका सम हम जीपी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन हम किस में निकाल सकते हैं, मैंने ये लिख दिया, मॉड आर मस्ट बी लेस देन 1। ठीक है, तो इसमें आप बस फॉर्मूला रट लीजिए, मैं आपको इसका फालतू में एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं, क्योंकि मैं फाइनाइट टर्म्स का भी आपको बस फॉर्मूला ही बता दूंगा शायद, और आगे बताऊंगा नहीं। ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये होता है हमारा बहुत इजी सा इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला। इसमें ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो मॉड आर हमेशा हमारा लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, इसलिए मैंने मॉड लगाया है। -0.3 भी अगर किसी का वो है कॉमन रेशियो तो भी आप उसका इनफाइनाइट सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक यार अब क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का कर लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। ये हमारे पास एक जीपी दी हुई है, इसका हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है। तो इसका एस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 1, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, और आर कितना है यहाँ पे 1/3, तो 1 - 1/3।
ये आ गया हमारे पास 3/2। तो मतलब इसका जो सम है इनफाइनाइट टर्म्स तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक इसका जो सम है वो 3/2 पर जाके कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, 3/2 पे जाके कन्वर्ज कर रहा होगा इसका सम। ठीक है, बस इतना ही समझने की जरूरत है आपको, यही काम आता है। और मतलब मेरा मकसद मैथ्स पढ़ाना नहीं है यहाँ पे, बस मतलब 11th 12th की मैथ्स पढ़ना मकसद नहीं है, बस काम जितना आ जाए फिजिक्स वगैरह में उतना कर रहे हैं हम। ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह में भी काम आ सकता है, क्या पता किसी जगह आ जाए। ठीक है, इसका बस मैं आपको फाइनाइट टर्म्स का भी एक फॉर्मूला बता ही देता हूँ। एस एन इसमें भी जो होता है, हमने वहां क्या पढ़ा था जीपी में, वो एपी में n/2 2a+n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये आपके पास बस एन टर्म्स का समीशन का फॉर्मूला होता है, और मैं इसको इलेबोरेट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इस सीरीज का हमारा मकसद ही अलग है। ठीक है, तो बस ये दो फॉर्मूले आपको, तीन फॉर्मूले, एक तो टीएन कैसे निकलता है ये पता होना चाहिए, सम इनफाइनाइट टर्म्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपकी, अगर मतलब इस सीरीज के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, और टीचर ये ज्यादातर बातें बताते नहीं है। तो a/1 - r ये आपका इनफाइनाइट जीपी का सम, और ये आ गया आपके पास फाइनाइट जीपी का सम जिसमें फाइनाइट टर्म्स हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। मैं आपको, आप इसकी प्रैक्टिस यहाँ से चाहे आर डी शर्मा 10th की, या फिर कोई भी आपके पास मॉड्यूल हो 10th का, एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, बस इतनी जरूरत है। आपने सारी थ्योरी पढ़ ली है एपी जीपी की। एचपी में बिल्कुल शुरू भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एचपी मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आई हो। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने का। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे, एंड लेट मी नो कि अगला टॉपिक हम कौन सा लाएं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है वो, और कुछ लोगों को नहीं आता है अच्छे से सॉल्व करना, तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।